हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे और अभी बहुत जल्द एग्ज़ाम्स आने वाली है। जिनके एग्ज़ाम्स सितंबर में हैं और जिनके एग्ज़ाम्स उसके बाद वाले अटेम्प्ट्स में भी है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। जो लोगों के एग्ज़ाम सितंबर में, उन लोगों को मैं बता दूँ, मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी FR, AFM और ऑडिट की स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर की थी, जैसे आप लोगों ने डिमांड भी किया था, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो वैसे तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अभी इतनी जल्दी नहीं डालूंगी, क्योंकि सितंबर के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास में आने वाली थी। बट फिर क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी मुझे आए, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि दीदी प्लीज़ वीडियो शेयर करो, तो फिर हाँ, मैंने सोचा चलो वो भी आप लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ। और मेरी तरफ से मैं जितना बन सकता है वैसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है सेकेंड ग्रुप में, वो है IPS। फर्स्ट ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअली स्ट्रैटेजी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप रेफर कर सकते हो। एग्जाम से 15 डेज़ पहले किस तरह का प्रिपरेशन करना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो वो भी आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अब मैं सेकेंड ग्रुप की तरफ बढ़ रही हूँ और सेकेंड ग्रुप में DT, IDT एंड IPS, CA फाइनल की बात कर रही हूँ। तो DT, IDT एंड IPS ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब DT और IDT के लिए तो हमारे पास आइडिया है, हमारे पास क्लैरिटी है, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने फर्स्ट टाइम ही मेरा था और वो था IPS ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जब तक उसके एग्ज़ाम एक्चुअली देकर नहीं आते हो तब तक आपको हमेशा वो सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा डर रहता है। एक्चुअली IPS एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ाई के लिए सब कुछ है, बट पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अब इन द सेंस इट इज़ वॉट, जब आप IPS का पेपर देते हो ना, तो इट इज़ अज्यूम कि आपको सारे सब्जेक्ट्स करना है। फिर आपका भले ही ग्रुप 1 पहले हो चुका है तो भी आपको अज्यूम है कि आपको ग्रुप 1 के सारे बुक्स लेकर जाना है। बोलने के लिए वो है ओपन बुक टेस्ट, बट सबसे ज़्यादा बहुत बार, मतलब इवन लास्ट 2 अटैम्प्ट्स में जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, IPS इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसके वजह से सेकेंड ग्रुप क्लियर नहीं होता है या बोथ ग्रुप्स क्लियर नहीं होते हैं। बट ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जामेशन दिलाकर आपका सेकेंड ग्रुप क्लियर भी करवा सकता है। आई पर्सनली स्कोर्ड एग्जामेशन, मुझे एग्जामेशन मिला था IPS के पेपर में। तो सबसे ज़्यादा डर यही रहता है, हाँ, अगर आपने पहले IPS का पेपर दिया है तो आप लोगों को इतना कुछ लगा नहीं होगा, बट जो लोग फर्स्ट टाइम IPS का पेपर देने वाले हैं उन लोगों को ये डर रहता होगा कि IPS का पेपर है तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसके लिए तो कोई फैकल्टी के लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है। और कुछ ऐसे फैकल्टीज़ है जो मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि लोग उस पर वीडियोज़ डाल रहे हैं कि IPS का पूरा सब्जेक्ट जो है उसका कॉन्टेंट क्रिएशन कर उसके वीडियोज़ बना के, एंड वो सबसे ज़्यादा महंगे लेक्चर्स बेचे जा रहे हैं। बट आई डोंट नो IPS के लेक्चर्स में आप लोग क्या सीखने वाले हो, तो प्लीज़ ऐसे कोई भी ट्रैप में मत फॉल होना। कोई भी IPS का लेक्चर्स, सिलेबस वगैरह ऑनलाइन नहीं है। ये आपका खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आपकी प्रैक्टिस चाहिए और आपकी स्पीड चाहिए। IPS में आप जितना स्मार्टली एग्जाम पेपर लिखोगे उतना स्मार्टली आप उसमें स्कोर कर ग्रुप 2 को क्लियर कर सकते हो, इनफैक्ट बोथ ग्रुप्स को क्लियर कर सकते हो। इसीलिए IPS का पेपर एक मास्टर चेंजर पेपर है। अब उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, IPS डिमांड्स प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस इन द सेंस व्हाट, प्रैक्टिस चाहिए 2 चीज़ों में। पहला, आपको रिसोर्सेज कलेक्ट करना है, जो रिसोर्सेज को यूज़ करके आप IPS का पेपर सॉल्व करोगे। और सेकेंड चीज़ है IPS में टाइम मैनेजमेंट। IPS का पेपर सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बेस्ड पेपर है। आपको बहुत ही माइन्यूटेस्ट वे में आपकी टाइमिंग की प्लानिंग करनी है। पहली चीज़, IPS के पेपर को समझना है, क्योंकि बाकी 5 पेपर से IPS का पेपर अलग है। अब किस चीज़ में अलग है, देखो, IPS का पेपर जो होता है, बाकी सब सब्जेक्ट्स आपके 3 आवर्स के एग्जाम्स होते हैं, बट IPS का जो एग्ज़ाम है वो 4 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। अब IPS के पेपर पैटर्न को समझो। IPS के पेपर में 5 केस स्टडीज़ आते हैं, हर केस स्टडीज़ 25 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 125 मार्क्स का आपका IPS का पेपर है। अभी 5 केस स्टडीज़ में से आपको कोई भी 4 केस स्टडीज़ को सॉल्व करना है, हर एक केस स्टडी 25 मार्क्स की है, तो इन सच अ वे 4 × 25 100 मार्क्स का आपका IPS का पेपर है। अब ये 4 क्वेश्चन, अभी बहुत बार कहता है हम हर क्वेश्चन देख रहे हो, FR, AFM, DT, IDT, ऑडिट, सारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। तो प्रैक्टिस, यही मेंटालिटी है कि IPS में भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम IPS का एग्जाम दे रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर IPS में कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी नहीं होता है। ये प्रैक्टिस हो जाती है, हम लोग जब पहले से पेपर्स लिखते आ रहे हैं, हम लोगों को लगता है क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, तो एक तो उसको पढ़ो ही मत, इग्नोर कर लो, लास्ट में सॉल्व करना ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और बाकी के 4 में से कोई भी 3 पकड़ो। बट IPS में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करके बाकी के 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी नहीं होता है। अब इसके बाद आपको प्लानिंग कैसे करना है, लाइक आई सेड, आपको कोई भी 4 केस स्टडीज़ कंपलसरीली सॉल्व करनी है और आपके पास है 4 आवर्स का पेपर, मतलब एक केस स्टडी को आपको अलॉकेट करना है 60 मिनट्स।
अब आपको क्या करना है, आपके पास है 60 मिनट्स और आपको ये 60 मिनट्स को केस स्टडी सॉल्व करने के लिए लगाना है। आईबीएस के पेपर में आते हैं टोटल 25 मार्क्स की एक केस स्टडी होगी। आपका एमसीक्यूज़ आते हैं 5 एमसीक्यूज़ आते हैं 2-2 मार्क्स के, तो इस तरह 10 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 15 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। अब आपने 15 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में कभी कभी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं 7-8 मार्क्स के हिसाब से, कभी 3 क्वेश्चंस होते हैं 5-5 मार्क्स के, कभी 5, 6 और 4 इस तरह का बाइफर्केशन भी होता है, जो भी वे में होता है। बट आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 5-5 मिनट्स जो है आपको देना है राइटिंग के लिए। तो 5 मिनट्स राइटिंग के लिए, ऐसे आप 3 क्वेश्चन होंगे तो 15 मिनट्स। हाँ, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 8 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका टाइम कर लीजिए। बट आप मान के चलिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को 15 मिनट्स में राइटिंग करके कंप्लीट करना है और हर एक एमसीक्यू के लिए 3-3 मिनट आपको देना है। तो इस तरह 5 एमसीक्यूज है तो 15 मिनट्स आपको एमसीक्यू जाएंगे। अब डिफरेंस क्या है डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज में? एमसीक्यू आपको सॉल्व कर आंसर लिखना है 3 मिनट्स में एक एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव में आपको सिर्फ लिखना है 5-5 मिनट्स में। इस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव कवर करना है। आपके डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज को लिखने में और सॉल्व करने में आपका आधा घंटा चला गया। बचे हुए आधे घंटे को आपको किस तरह अलोकेट करना है? आंसर्स को ढूंढने के लिए आपको देने हैं 20 मिनट। आप कैसे करते हैं? उल्टा करते हैं। 15 मिनट्स आप दे देना केस स्टडी को पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चंस पढ़कर आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और उस सब्जेक्ट में ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। और उस चैप्टर में भी अगर आपका होल्ड होगा, कमांड होगा, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना है ताकि आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर्स को ढूंढने के लिए। 15 मिनट्स आप इस तरह से यूटिलाइज करेंगे और फिर बचा हुआ जो 15 मिनट्स है या 10 मिनट्स जो भी आपका टाइम बच रहा है वो आपको एज अ सेवर यूज़ करना है। जहाँ पे भी आपका टाइम का मिसमैच हो रहा है ये प्लान के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपको ये 10 से 12 मिनट जो आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो आपको काम में आ जाएंगे और आंसर्स ढूंढने के लिए भी आपको ये टाइम यूज़ हो जाएगा। अब देखो, जब आप केस स्टडी को पढ़ते हो ना, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपने जो है केस स्टडी को पढ़ना है। क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे आपको आइडिया आ जाएगी कि हाँ ये, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो तो क्वेश्चंस पढ़कर तुरंत से आइडिया लग जाएगी कि ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर का है, ये सब्जेक्ट का है। अब उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट हमारा वीक है, कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, या समझो मुझे AFM सब्जेक्ट मेरे लिए वीक था बट उसमें कोई ऐसा चैप्टर है जिसका ये क्वेश्चन है जो चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मुझे पता है कि ये बुक में बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे, बट मुझे ये मिल जाएगा, तो मुझे पक्का श्योरिटी कि 5 मार्क्स में से मुझे 3 मार्क्स 4 मार्क्स पे इजीली मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको जहाँ मेजॉरिटी आंसर्स आप ढूंढ पाओगे इजीली बिना केस स्टडी पढ़े, आपको क्वेश्चंस पढ़कर अगर ऐसा लग रहा है, तो वैसे 4 केस स्टडीज़ को आपको जो है फाइंड आउट करना है आपकी रीडिंग टाइम में। अभी रीडिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है आईबीएस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। एज आई सेड, आईबीएस में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये बुक इतनी बार पढ़ो, ये बुक इतनी बार पढ़ो, इसको इतना रिवाइज करो। ये चीज़ें आईबीएस में काम नहीं आती है। आईबीएस में काम आता है सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर। और हमेशा जब भी, नॉट नेसेसरी कि आईबीएस ओपन बुक है तो हर आंसर मुझे ओपन बुक कर ही देना है क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। प्रैक्टिकली यूज़ करो अपना माइंड कि अगर बहुत सारे बुक्स रखे ना, मतलब मैं खुद आईबीएस के टाइम पे इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतने सारे बुक्स मेरे टेबल पे रखे हुए थे कि मैं वो बुक्स देख के फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। आई लिटरली डिड नॉट वांट टू टच एनी बुक दैट टाइम। तो फिर जो क्वेश्चन, जब जैसे आईडीटी का पेपर तो आप 2 दिन पहले ही दे रहे हो, आपकी आईडीटी की पढ़ाई हो चुकी है, डीटी की पढ़ाई हो चुकी है, एफआर का कोई क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको पता है कि आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर लाना पड़ेगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिकल, देखो थियोरेटिकल इसमें वर्डिंग सेम लगती है बट अगर प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जैसे आईडीटी के पेपर में होता है, आईटीसी के कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चीज़ें अगर आपको पता है ना तो जस्ट उसको बुक्स में से ढूंढ के, हाँ कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट आ रहा है तो उतना फटाफट से ढूंढ लेना है। बट अदरवाइज अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तो खुद से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, उतना आपका टाइम बचेगा। क्योंकि क्या होता है, ओपन बुक से बिना कुछ दिमाग लगाए बस देखना है और लिखना है, वो चीज़ बहुत ईजी है, बट वो बिना कुछ दिमाग लगाने के लिए वो आंसर प्रॉपर होना चाहिए और वो ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसीलिए आईबीएस का पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो इसको कैसे आप टैकल कर सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप खुद से मन से सॉल्व कर सकते हो, तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आता है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट, मैंने पर्टिकुलरली जब मेरे आईबीएस का पेपर था तो मैंने आईडीटी के क्वेश्चंस को
बिना बुक को हाथ लगाए खुद से सॉल्व किए थे। आईडीटी मेरा कॉन्फिडेंट सब्जेक्ट था, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था आईडीटी, और एग्जाम आईबीएस के पहले ही आईडीटी हुआ था, तो उस वजह से मुझे आईडीटी में बहुत कॉन्फिडेंस था। तो मैंने आईडीटी के क्वेश्चंस लिटरली बिना बुक देखे, हाँ बहुत अगर मुझे कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा था जब मेरे हाथ में बुक है तो मैं क्यों रिस्क लूँ, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर रेट के लिए मैंने बुक को हाथ लगाया होगा। अदरवाइज मेजरली 95% आईडीटी के क्वेश्चंस तो मैंने खुद से सॉल्व किए थे, इवन डीटी के क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसे ही कंपटीशन के क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग डीटी के पेपर में सिर्फ कंपटीशन वाले क्वेश्चंस मेजरली सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आप लोगों ने आर्टिकलशिप अच्छी की है, आर्टिकलशिप में यही चीज़ें क्वेश्चंस कंपटीशंस आईटीआर बनाते वक्त, अभी आईटीआर सीजन चालू है, जिन लोगों का हुआ है, जिन लोगों ने लास्ट आईटीआर देखा होगा, आईटीआर फाइल किए होंगे आपके 3 साल 2 साल के आर्टिकलशिप में, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ऑलरेडी फाइनल के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्टेड होते हैं आर्टिकलशिप में, और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जब आप थियोरेटिकली यूज़ करोगे ना तो आपको पेपर बहुत ईजी जाएगा, आपको लर्निंग बहुत ज़्यादा ईजी जाएगी। एंड मेक श्योर कि एग्ज़ाम से पहले आप एटलीस्ट 2 बार जो है आईबीएस के कोई भी 2 पेपर्स ले लो, इन जो एमटीपीज आएंगे 2 एमटीपीज, वो एमटीपीज ले लो और आईबीएस के पेपर को टाइमर लगा के सॉल्व करो। इसलिए नहीं कि आप कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो, बट इसलिए कि आप किस तरह एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में रिसोर्सेज के साथ आपके आंसर्स ढूंढ पा रहे हो और आपके टाइम में आप आंसर्स को कंप्लीट कर पा रहे हो। 2 चीज़ों के लिए हमको आईबीएस का पेपर सॉल्व करना है। पहला, 4 आवर्स में हमको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, और दूसरा लिमिटेड टाइम फ्रेम में बिना कुछ सोचे एक ही जगह पे सारे बुक्स रखकर क्वेश्चन पेपर देख के ऑन द स्पॉट आंसर्स को ढूंढना। ये 2 चीज़ों के लिए आपको एटलीस्ट 2 पेपर्स किसी भी हाल में सॉल्व करने ही है आईबीएस के पेपर के पहले, और इस तरह से स्ट्रैटेजिकली आपको आईबीएस की जो है पेपर का प्रिपरेशन करना है। बहुत सारे बुक्स भी मत लेकर चले जाना वहाँ पर, जो चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जिसकी बुक्स, जो बुक्स पे आपका कंट्रोल है वही बुक्स लेके जाना। अननेसेसरली कोई भी बुक लेके गए और मुझे पता ही नहीं है बुक के अंदर क्या कंटेंट है, तो मैं ऑन द टाइम वो बुक में से आंसर्स ढूंढ भी नहीं पाऊंगी। तो इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेज कि आप इतने सारे रिसोर्सेज वहाँ लेके जा रहे हो। जो बुक्स आपने अब तक पढ़ा है वही बुक्स आईबीएस के लिए रेफर करना। क्वेश्चन बैंक्स को प्रायोरिटी देना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको एक हेल्प हो जाएगी कि क्वेश्चंस का आंसर रहेगा तो डायरेक्टली आप आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट वही रहेंगे, नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है आपकी अच्छी, तो आप क्वेश्चन बैंक्स को लेके जाना, उसको प्रायोरिटी रखना थियोरेटिकल बुक्स के कंपैरिजन में। पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एफआर वगैरह के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्वेश्चन बैंक्स लेके जाने के लिए, और इस तरह से आपको जो है आईबीएस का पेपर सॉल्व करना है। ओके गाइज, तो ये मेरे सिंपल से टिप्स थे, ट्रिक्स थे। इससे मैंने आपको आईबीएस का पेपर पैटर्न भी बता दिया, किस तरह से टाइम मैनेज करना है वो भी बता दिया, और कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं आपको आईबीएस के पेपर सॉल्व करने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए इस तरह तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट्स में बताना। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन यूट्यूब थ्रू कमेंट्स, या फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। आई वुड रियली लव टू हेल्प यू ऑल। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, आपके फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करना। जो लोग अभी एग्जाम्स देने वाले हैं उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि किसी को भी अगर ये वीडियो की ज़रूरत हो तो बस उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए, उसको हेल्प हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ और हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।